अस्सलाम वालेकुम। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच में किन 5 प्लेयर के लिए बज़ाहिर लगता यूं है कि आखिरी चांस है और अगर यहां पर भी वो डिलीवर नहीं करेंगे तो इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस की प्लेइंग 11 में हो सकता है वो आपको नजर ना आए। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम कौन सी गलतियां बार बार कर रही है जिनको अगर ठीक ना किया गया तो सेकंड टेस्ट मैच जीतने की उम्मीद भी ना रखी जाए। इन टॉपिक्स के साथ और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ मैं हूं शाहिद खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट। पाकिस्तान के लिए वैसे तो हर फॉर्मेट में ही बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। कोई भी प्लेयर किसी भी फॉर्मेट में इतनी स्टेबल जगह पे नहीं है। कुल मिला के शायद कोई भी टीम बना ली जाए T20 की, ओडीआई की, टेस्ट की, उसमें 2-3 प्लेयर्स ही होंगे जिनकी टीम में जगह पक्की है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम है, चूंकि ये पिछले 3 टेस्ट मैचेस लगातार हार चुकी है और इसमें कमोबेश 7-8-9 लड़के वही हैं जो कि ये 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं। इसलिए अब चौथे टेस्ट मैच में भी अगर इस टीम से डिलीवर नहीं होता तो फिर 5 लड़के जो कि अब तक परफॉर्म करने में फेल हुए हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, उनमें से जो भी यहां पर फेल हुआ वो मुझे खेलता हुआ नजर नहीं आता। उनमें जो पहला नाम है वो इमामुल हक है। इमामुल हक की टेस्ट करियर एवरेज 29 से भी कम है। एक प्लेयर जो कि इतने ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुका हो, 20+ टेस्ट मैचेस तकरीबन वो खेल चुके हैं, जिनका टेस्ट करियर 6-7 साल पे मुहित है और उस दौरान उन्होंने पिंडी की फ्लैट विकेटों पर भी जो कुछ 100 मारी हैं वो भी उनके करियर का हिस्सा है। और अगर वो पिंडी की फ्लैट पिचेस वाली 100 भी निकाल दी जाए तो उनकी टेस्ट एवरेज 20-21 की बनती है। तो इस 20-21 की एवरेज वाला प्लेयर, जो कि इफेक्टिव एवरेज यही मानी जाएगी, वो प्लेयर अगर पाकिस्तान के लिए इतने अरसे से खेलने के बावजूद डिलीवर नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल में अब वो टाइम आ गया है जब उनको ये बता दिया जाए कि भाई जिन टीम में जगह पक्की करनी है तो पाकिस्तान के लिए इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दो, अदरवाइज आप आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब पहले टेस्ट मैच की भी 2 इनिंग्स में पहले में 50 स्कोर की, दूसरे में परफॉर्म नहीं कर सके। अगली दोनों इनिंग्स में भी अगर उनसे स्कोर नहीं होता तो फिर इंग्लैंड के टूर में वैसे भी अगर टेक्निकली देखा जाए तो इमामुल हक इंग्लैंड के टूर में स्कोर करते हुए मुझे नजर नहीं आते। यहाँ पर वो रन कर भी लें तो वहां पर तय है कि उन्होंने फेल होना है, क्योंकि जैसी वहां पे बॉल स्विंग होती है, इमामुल हक की ये टेक्निक नहीं है कि वो स्विंग होने वाली बॉल को खेल सके। तो उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा अगला मैच। इस तरीके से अजान अब्बास ने आगे बांग्लादेश के अगेंस्ट जो पहली इनिंग्स में 100 स्कोर की थी, उसके बाद अगली 5 इनिंग्स में उनसे डिलीवर नहीं हुआ। एक 100 की बेस पे आप 3-4 इनिंग्स आपको मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि एक 100 आप करेंगे और उसके बाद आप अगले 2-3 साल के लिए टीम पर सवार हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। उनके लिए भी शायद अगली 2 इनिंग्स क्रूशल हैं। उनमें से अगर कम अज कम भी एक इनिंग्स में उन्होंने स्कोर ना किया तो चूंकि उनकी 7 कॉन्टिन्यूस फेलियर्स हो जाएंगी, तो 7 कॉन्टिन्यूस फेलियर्स के बाद उनका पाकिस्तान टीम के लिए कंटिन्यू करना, पाकिस्तान टीम के लिए खेलना इंग्लैंड के टूर में मुश्किल नजर आता है। एक बात और भी है, अजान अवैस को बहुत सारे लोग टेक्निकली बहुत हाई रेट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि क्वालिटी फास्ट बॉलिंग पे शायद वो भी वीक है। हमने ये देखा है कि वो डाउन द ग्राउंड शॉट खेलते हैं, उस तरीके से उतना हवा में नहीं खेलते, टाइम लेते हैं, सेटल भी होते हैं, लेकिन एक तो शॉर्ट बॉल की कमजोरी मुझे अब तक उनकी नजर आई है जिस पर उन्हें काम करने की जरूरत है। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर इंग्लैंड में उन्हें शॉर्ट बॉल पे जरूर टेस्ट करेंगे। अगर आगे से गेंद फुल लेंथ पे स्विंग ना हो रहा हुआ तो फिर उनका प्लान भी यही होगा कि वो उनको शॉर्ट बॉल्स कराएं। दूसरा ये भी है कि अभी तक हमने ये देखा है कि वो फ्रंट फुट पे थोड़ा जल्दी कमिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इन स्विंगर बॉल आ रही होती है उसको टैकल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। आउट स्विंगर को तो बेहतर खेल लेते हैं, बट इन स्विंगर पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि चौके जल्दी फ्रंट फुट पे आ जाते हैं तो उनके एलबीडब्ल्यू का होने का चांस भी बढ़ रहा है और इंग्लैंड की कंडीशन में ये चीज भी उनके लिए डेंजरस है, जैसे कि वेस्ट इंडीज में भी हमने देखा दोनों इनिंग्स में। इसके अलावा एक और प्लेयर जो कि पाकिस्तान के कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान है, उनकी परफॉर्मेंसेज ओडीआई फॉर्मेट से T20 फॉर्मेट से तो ऑलरेडी वो निकल चुके हैं। टेस्ट फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें अभी वो खेल रहे हैं, जिसमें अभी शायद टीम मैनेजमेंट उन्हें चांस देना भी चाहती है। वजह यह है कि रोहेल नजीर हूं या गाजी गौरी हूं, उनकी कीपिंग एबिलिटीज पे टीम मैनेजमेंट को इतना ट्रस्ट नहीं है, जिसकी वजह से रिजवान को थोड़ा लंबा गो मिल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो रिजवान की टेस्ट परफॉर्मेंसेज कोई जबरदस्त नहीं चल रही। बांग्लादेश में एक आधी 50 स्कोर की थी, लेकिन उसके पहले और उसके बाद अभी तक कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। अगले मैच में भी अगर रिजवान फेल होते हैं तो ये भी एक चीज है जिसको टीम मैनेजमेंट सोच सकती है कि इंग्लैंड के टूर में रिजवान को भी रेस्ट करवा के गाजी गौरी को चांस दे दिया जाए, क्योंकि गाजी गौरी टीम मैनेजमेंट के इस टाइम एक फेवरेट बॉय बन चुके हैं। सिलेक्शन कमेटी हो, टीम मैनेजमेंट हो, सब उनको बड़ा हाई रेट कर रहे हैं। टेक्निकली वो प्लेयर अच्छा भी है, फाइटर है, स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर है, सरफराज और रिजवान की कैटेगरी का ही प्लेयर है। लेकिन ये है कि आई स्टिल बिलीव कि गाजी गौरी को अगर यहाँ पे उतारेंगे तो गाजी गौरी पे थोड़ा शायद वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा कि वो टेस्ट भी खेले, ओडीआई भी खेले। तो मेरी बेस्ट विशेष रिजवान के साथ है कि वो यहाँ पे स्कोर करें, परफॉर्म करें, ताकि वो टीम में रहें।
ताकि एक वर्कलोड मैनेज होता रहे कि टी20 में और कीपर बैट्समैन ओडीआई में और टेस्ट में और हमारे पास सारे एक्टिव ऑप्शन बने हैं। लेकिन बहरहाल रिजवान के लिए भी खतरे की घंटी है। इसके अलावा आमिर जमाल ने बड़े अरसे के बाद कमबैक किया था पिछले मैच में एज अ बॉलर। उन्होंने कुछ थ्रेटनिंग डिलीवरीज की, नजर आया कि वो आउट कर सकते हैं, कई दफा उन्होंने बैट्समैनों को बीट भी किया, लेकिन रन बहुत खाए। टेस्ट मैचेस में अगर आप थ्रेटनिंग बॉलिंग करवा के बीच में रन लीक करते हैं तो उससे क्या होता है कि बैट्समैन में प्रेशर खत्म हो जाता है, प्रेशर ईजअप हो जाता है। तो आपको कंटिन्यूसली प्रेशर बरकरार रखना होता है, तभी जाके आप बैट्समैन की विकेट ले सकते हैं। अदरवाइज थ्रेटनिंग डिलीवरीज करने के बावजूद वही होता है जो आमिर जमाल के साथ हुआ है कि 100+ रन दिए टेस्ट मैच में और 2 विकेट हासिल की है एक लो स्कोरिंग मैच के अंदर। फिर बैटिंग में भी वो दोनों इनिंग्स में डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन एक प्लेयर जो कि पहली दफा वेस्ट इंडीज गया है, ऑलराउंडर है, तो उससे हम ये सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, 1-2 फेलियर्स आ सकती हैं, इतना हमें इसमें डीप इन द लाइंस रीड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगला मैच जो होगा बहरहाल आमिर जमाल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अगले मैच में भी वो दोनों इनिंग्स बैटिंग में और बॉलिंग में कुछ भी नहीं करते तो फिर एक ऑलराउंडर को 4 बैटिंग इनिंग्स मिल जाए, 4 बॉलिंग इनिंग्स मिल जाए, 8 इनिंग्स के बाद भी उसे परफॉर्म ना हो, तो हालांकि इंग्लैंड में पाकिस्तान को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बहरहाल परफॉर्म करेंगे तो रहेंगे। अदरवाइज फिर इंग्लैंड में पाकिस्तान जो भी कॉम्बिनेशन बनाए, आमिर जमाल को बीच में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से 5वां नाम इस लिस्ट में जो मुझे समझ आता है वो शायद खुरम शहजाद है। हालांकि मैं एज अ टेस्ट बॉलर उन्हें बड़ा अच्छा रेट करता हूं, मेरे ख्याल में वो बड़े जबरदस्त टेस्ट बॉलर हैं, इन स्विंग भी करते हैं, आउट स्विंग भी करते हैं और कंसिस्टेंट लेंथ भी हिट करते हैं। लेकिन पिछले अब 3 टेस्ट मैचेस जो बांग्लादेश के और वेस्ट इंडीज के मिला लिया जाए तो उसमें उन्होंने भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल नहीं किया, तो बीच में से मॉडरेट टाइप की बॉलिंग करते रहते हैं। लेकिन चूंकि उबैद शाह बेंच पे बैठे हुए हैं और उबैद शाह इस बेंच में जो पाकिस्तान का खेल रहा है, ये जो वेस्ट इंडीज के टूर में गए, इससे सबसे ज्यादा स्पीड उबैद शाह की है, 145 147 तक वो बॉल करवाते हैं। और जैसे कि कप्तान बाबर आजम ने कहा कि टीम में पेस वाला बॉलर होना चाहिए, ऑल्दो कि मैं इस फिलॉसफी से कोई टेस्ट मैचेस के तक इतना एग्री नहीं करता, मेरे ख्याल में स्विंग बॉलर और कंट्रोल वाले बॉलर, कंसिस्टेंट बॉलर टेस्ट मैचेस में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। बहरहाल चौके उनके पास पेस है और कप्तान को एक पेस वाला बॉलर चाहिए है, तो कप्तान ने कहीं ना कहीं उबैद को एडजस्ट करना है प्लेइंग 11 में। अब ये उबैद की जगह आमिर जमाल खाली करेंगे या उबैद की जगह खुरम शहजाद खाली करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन अब्बास ने जगह स्कैम कर लिया, मोहम्मद अली ने भी पिछले मैच में बड़ा आउटस्टैंडिंग स्पेल किया है, तो इसलिए अब खुरम शहजाद को भी सोचना चाहिए कि यही वक्त है, डू और डाई है, परफॉर्म करेंगे तो रहेंगे। पाकिस्तान की टीम जो गलती बहुत ज्यादा कर रही है पिछले कुछ अरसे में, वो ये है कि जब भी कुछ टफ कंडीशन आती है वहां पाकिस्तान बिल्कुल बो डाउन कर जाता है, कोलैप्स हो जाता है। पाकिस्तान ये समझता है कि यहां तो हम कर ही नहीं सकते। बॉल पहली इनिंग्स में जहां रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ, पाकिस्तान ने 30 रन में 7 विकेट दे दी। दूसरी इनिंग में बॉल थोड़ा सा अनइवन बाउंस हो रहा था, पाकिस्तान के 70 पे नो आउट हो गए। ये चीज बेसिकली इसलिए नहीं हो रही कि बैट्समैन की टेक्निक ठीक नहीं है, बल्कि इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान के बैट्समैन साइकोलॉजिकली ये सोचते हैं कि ये विकेट अब हमारे बस की बात नहीं रही। तो ये साइकोलॉजिकली इस चीज को ठीक करना है कि यहाँ बैटिंग हो सकती है। बाबर आजम की सेकंड इनिंग से इंस्पिरेशन ले कि उसी पिच पे अगर उसने इतनी फ्लुएंट इनिंग खेली है तो बाकी बैट्समैन भी खेल सकते हैं अगर वो कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करें तो।